अजीज तुलबा अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का मौजू खुलासा सबक या सबक का खुलासा लिखने का तरीका। अब बज़ाहिर तो बड़ा आसान सा लगता है कि एक सबक है, आपने उसका खुलासा लिखना है और 10 नंबर ले लेने हैं, लेकिन बेटा इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझाना बहुत ज़रूरी हैं, जो अमूमन आम गलतियाँ होती हैं। और वो आम गलतियाँ क्या हैं वो बेटा हम डिस्कस करने लगे हैं। याद रखिएगा बेटा ये 10 नंबर का सवाल है। आपके पेपर में जो इबारत जो सवाल आएगा वो इस तरह से होगा कि दिए गए असबाक में से किसी एक का खुलासा और मुसन्निफ का नाम लिखें। यानी वहाँ पर आपके पास चॉइस होती है कि 2 सबक होते हैं, उसमें से एक आपने जो आपको लगता है कि आपको आता है वो आपने सबक जो है वो मुंतखब करना होता है और उसका खुलासा लिखना होता है। इसके जो 10 नंबर है बेटा, 1 नंबर है बेटा मुसन्निफ के नाम का। और आपने देखा होगा कि जो डिवीजन ऑफ मार्क्स बेटा इसके पेपर में है वो लिखी हुई है 9 + 1 यानी 9 + 1 10। ये 9 नंबर का खुलासा है और 1 नंबर का मुसन्निफ का नाम है, 10 नंबर आप लेते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो अहम बातें हैं जो वाज़ेह करना जरूरी है बेटा वो ये हैं कि पॉइंट्स कौन से बनाने हैं। सबसे पहले तो बेटा जो मुसन्निफ का नाम है वो आपने वाज़ेह अंदाज में यानी मार्कर के साथ उन्वान के नीचे लिखना। यानी आपने फर्ज किया सबक है हमारा सिफारिश, तो आपने लिखा सिफारिश, नीचे आप लिखेंगे मुसन्निफ का नाम और ये काम आप करेंगे मार्कर के साथ लिखेंगे, वाज़ेह लिखेंगे। यानी एग्जामिनर को मुसन्निफ का नाम तलाश ना करना पड़े, क्योंकि बाज़ बच्चों की आदत होती है कि वो लिखना शुरू करते हैं और उस पहली सत्र में या दूसरी सत्र में लिखते हैं कि सबक के मुसन्निफ का नाम जो है वो अहमद नदीम कासमी है, सिफारिश की हम बात कर रहे हैं। तो जरूर यहाँ पर अगर आपका नंबर आपको नहीं मिला तो इसमें कसूर आपका है, क्योंकि उन्होंने आपसे नंबर अलग दिया हुआ है तो उन्होंने पूछा भी अलग है। यानी आपका फर्ज बनता है कि आप मुसन्निफ का नाम अलग से, मैं दोबारा बता रहा हूँ, मुसन्निफ का नाम वाज़ेह लिखेंगे और उन्वान के नीचे लिखेंगे, हेडिंग बनाकर सुर्खी बनाकर लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। दूसरा पॉइंट बेटा, खुलासा पैराग्राफ की शक्ल में होना चाहिए। इक्तबास बनाएंगे, इक्तबास जिसे आप पैराग्राफ कहते हैं। पहली सतर से आखिरी सतर तक जब तक मुकालमा खत्म नहीं हो जाता आप लोग लिखते चले जाते हैं, कोई पैराग्राफ नहीं बनाते, कोई इक्तबास नहीं बनाते। नतीजा ये निकलता है कि एग्जामिनर जब पेपर आपका बोर्ड में चेक करता है तो वो पॉइंट्स या नकात तलाश करता है जो सबक के अंदर है और वो उसको नहीं मिलते। तो बेहतर तरीका ये है कि खुलासा जो है वो एक पैराग्राफ में इक्तबास की सूरत में लिखें, ताकि हर जब एग्जामिनर ऐसे पेपर आपका चेक कर रहा हो तो उसको खुद ब खुद वो पॉइंट्स वो नकात जो वो ढूंढना चाह रहा है वो उसको नजर आते चले जाएं। इसका फायदा ये होगा कि एक तो आपका पेपर खूबसूरत हो जाएगा, दूसरा ये होगा कि एग्जामिनर को पॉइंट्स ढूंढने के लिए उसको ज्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा और खुद ब खुद आपका पेपर जो है बोलेगा, बताएगा और ये सारा काम होगा। तीसरी चीज बेटा जो है वो है खुलासे में रब्त और तसलसल होना चाहिए। रब्त और तसलसल से मुराद ये है बेटा कि आपने जो खुलासा लिखा है और पैराग्राफ की शक्ल में लिखा है, पहला पैरा दूसरे पैरे से मिलता हो। यानी आपने जो नया पैरा शुरू किया है वो पहले पैरे से मुताबिकत रखता हो, यानी जो बात आपने पहले पैरे में की है उसी का तसलसल, उसी का रब्त आपको अगले पैरे में नजर आना चाहिए। क्योंकि खुलासे का मतलब ये होता है कि जो सबक आपने पढ़ा है उस पूरे सबक के मतन को, मवाद को आपने अपने लफ्जों में बयान करना है। यानी जो सबक मतन आपने पढ़ा है उस पूरे सबक को, मतन को आपने अपने लफ्जों में बयान करना है, तो उसके लिए रब्त और तसलसल का होना जरूरी है। अगले पॉइंट पे चले बेटा, आगाज से इख्तिताम तक वाक़याती तरतीब। ये बड़ी अहम चीज है बेटा। ये जो वाक़याती तरतीब यहाँ पर बेटा लिखा हुआ है लफ्ज़, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये मैंने इसको अंडरलाइन किया है। वाक़याती तरतीब क्या होती है? वाक़याती तरतीब का मतलब ये है कि अगर मुसन्निफ बताता है कि गली के बोर्ड पर 3-4 तांगे मौजूद रहते थे तो ये बात शुरू में ही बतानी है। डॉक्टर जब्बार वाला जो वाक़या है कि वो उनसे मिले नहीं मिले, वो कार्ड उन्होंने दिया उन तक मिला नहीं मिला, पहुंचा नहीं पहुंचा, ये दरमियान का किस्सा है तो ये दरमियान में आएगा। उसका बाप जो है फीके का कोट लखपत में गया, उधर मियो अस्पताल से वहाँ उसका दाखिला हुआ, ये भी दरमियान की बात है। और फिर वो आखिर पे आके फीका जब उसको बताता है कि मेरा बाप बिल्कुल ठीक हो गया और वो उसको दुआएं दे रहा है, ये आखिर की बात है। अब अगर ये फीके का जो आखिरी जो उसकी मुलाकात है आप इसको दरमियान में ले जाएं और डॉक्टर जब्बार वाले वाक़े को
آخر میں لے آئیں، یا شروع میں جب مصنف کہتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ جانا تھا گلی کے موڑ پہ ہو گیا تو ٹانگے نہیں ملے، یہ بات اگر آپ درمیان میں لے جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے واقعاتی ترتیب کا جو تسلسل ہے اس کو توڑ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خلاصے میں جہاں آپ 8 نمبر لے سکتے تھے اب آپ وہاں پہ 2 بھی نہیں لے سکتے۔ اگلی بات، سرخیاں نہیں بنانی، اقتباس بنانا ہے، سرخی نہیں بنانی۔ بعض بچے یہ کرتے ہیں کہ جب اقتباس شروع کرتے ہیں تو مارکر کے ساتھ موٹا موٹا پہلے اس کے 2-3 لفظ لکھ دیتے ہیں، وہ جو امپریشن پڑتا ہے ایگزامینر پہ وہ یہ ہوتا ہے کہ شاید اس نے کیا کیا ہے، اس نے سرخی بنائی ہے۔ بیٹا ہیڈنگ یا سرخی نہیں بنانی، اور وضاحتی یا تشریحی انداز نہیں اپنانا۔ آپ خلاصہ لکھ رہے ہیں، آپ اسی متن کا خلاصہ لکھیں گے جو کتاب کے اندر ہے، جو مصنف نے دیا تھا۔ آپ نہ تو کوئی وضاحت کریں گے، یعنی یہ تبصرہ کرنا آپ کا کام نہیں ہے، کیونکہ آپ کی بعض کی بکس میں لکھا ہوا ہے تبصرہ، تو یہ تبصرہ کرنا اور تشریح کرنا آپ کا کام نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو خلاصہ جہاں پر بھول جاتا ہے وہاں پر وہ اس کی تشریح کرنا شروع کر دیتے ہیں جو انہوں نے لکھا ہوتا ہے۔ تو بیٹا نہ تو وضاحت کرنی ہے نہ ہی تشریح کا کوئی انداز اپنانا ہے۔ آخری بات، خلاصہ سبق کے متن کے مطابق ہو، یعنی وہی الفاظ ہوں، الفاظ آپ کے ہوں گے وہی جو متن کے مطابق ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سبق سفارش کا ہے اور آپ خلاصہ جو ہے وہ چراغ کی لو کا لکھ دیں، خلاصہ جو ہے وہ اوور کوٹ کا ہے اور آپ ادیب کی عزت لکھ دیں، خلاصہ جو ہے وہ اپنی مدد آپ کا ہے اور آپ جو ہے بیٹا اس کے اندر کوئی اور سبق یا کوئی اور بات یا کوئی اہم فرضی کہانی لکھ دیں، تو بیٹا خلاصہ جو ہے وہ متن کے مطابق ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ خلاصہ لکھنے کے لیے جو بہت ساری مشکل چیزیں ہوتی ہیں کوشش کی ہے کہ آسان انداز میں آپ کو سمجھا دیا جائے۔ پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو یا کوئی کیوری ذہن میں ہو تو آپ 0300630825 پر یا میرے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی آ کر مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ اللہ کی امان۔